नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड टेट के क्लासेस में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और झारखंड टेट में आज हम लोग क्या देखें? एसएसटी में हमारा ज्योग्राफी रहेगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। ये चारों सेक्शन से जुड़े हुए हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। और सिर्फ इसको आप एमसीक्यू नहीं समझिए, ये एमसीक्यू रहेगा लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। यानी एक तरह से आपका ये लेक्चर्स है, लेक्चर्स कम प्रैक्टिस सेट दोनों होगा, क्योंकि समय कम है। आपके लिए प्रिपरेशन का जो बेस्ट तरीका है यही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट भी लेंगे और एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। इन चारों पेपर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। और पहला प्रश्न आप सभी के लिए पॉलिटी से जुड़ा हुआ, इंडियन पॉलिटी से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो कहां से ली गई है? जैसा हमने पहले ही क्लासेस जब लिया था पॉलिटी का, आपको बताया था जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय संविधान सभा ने दुनिया के जितने भी अच्छे देश थे उनके संविधानों का अध्ययन किया और उनकी अच्छी अच्छी चीजों को भारतीय संविधान में शामिल किया। तो मौलिक अधिकार एक अच्छी चीज है, लोकतांत्रिक सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। ये मौलिक अधिकार होने चाहिए, तो इसको भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान में जब शामिल किया गया तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या रूस, कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया आपको यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने क्या लिया है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में डिटेल्स जान लें। मूल अधिकार से और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आपके लिए ये नोट, जैसा मैंने पहले का कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा और एमसीक्यू भी सॉल्व कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट में आप ये समझे, भारतीय संविधान में 22 भाग है। चैप्टर समझिए, एक बुक में चैप्टर होता है ना कि 10 चैप्टर है, 20 चैप्टर है, तो भारतीय संविधान में 22 चैप्टर्स है। उसी में जो तीसरा चैप्टर है उसको भाग 3 बोलते हैं, पार्ट 3। यहाँ पर आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। पहला प्रश्न, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से ली गई है और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को यानी मूल अधिकार वाले सेक्शन को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यहाँ पे जितने मैंने अंडरलाइन किए उससे सबसे प्रश्न बनेंगे। पहला, मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 12 से लेकर 35 में। मूल अधिकार हमारे संविधान में किस देश के संविधान से अध्ययन करके शामिल किया गया है? तो यूएसए। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन सा पार्ट है? भाग 3, मूल अधिकारों वाले पार्ट को। तो 3 से 4 प्रश्न और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिल गया। अगला है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति जो है चुना जाता है, किस प्रकार चुना जाता है? यानी उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग वोट देते हैं क्या? नहीं देते है ना। तो यानी वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जहां जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है उस चुनाव को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, या संसद यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर, या फिर सिर्फ नहीं, या फिर संसद, राज्य विधानसभा के मेंबर, संसद और राज्य विधानसभा के मेंबर। यानी ऑप्शन 1 पूछ रहा है, लोकसभा के मेंबर चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं, या संसद यानी ये दोनों मिलकर चुनते हैं, या फिर संसद के अलावे राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर है वो भी चुनते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी नंबर होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के मेंबर भी भाग लेते हैं, राज्यसभा के भी मेंबर भाग लेते हैं, और जितने 28 राज्य है ना वहां के विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर है वो भी भाग लेते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में चलिए देख लेते हैं। इसके लिए बिग नोट हम लोग, और भी एक्स्ट्रा जो प्रश्न बनेगा उसके बारे में भी यहाँ पे पता आपको चल जाएगा। तो संविधान का भाग 5, संविधान का भाग 5 हमारा क्या है? संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में सबसे बड़ा पद क्या हो गया? राष्ट्रपति का, है ना। लीगली रूप से राष्ट्रपति सबसे बड़े होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री होते हैं। तो भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। किसका वर्णन है? संघ की कार्यपालिका का। किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में।
अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, जहां पे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में। ये हमारे संघ के कार्यपालिका के सर्वोच्च पद होते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च हो गया, इसका उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। तो राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल करती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, एक निर्वाचक मंडल करती है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? ये तीनों को आप याद रखें। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन। 2 सदन कौन कौन होते हैं? संसद में जो 2 सदन होते हैं वो कौन कौन से 2 सदन होते हैं? एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं। याद रखिए, निर्वाचित अगर नहीं होगा तो आंसर राइट नहीं होगा। निर्वाचित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, वो निर्वाचित नहीं होते। जैसे लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। राज्यसभा में 12 लोग ऐसे होते हैं मेंबर जो कि मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, राष्ट्रपति इसको नॉमिनेट करते हैं। तो ये लोग भाग नहीं लेते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये लोग भाग नहीं लेते हैं। ये 12 तो 14 लोग संसद के जो होते हैं मेंबर, लेकिन ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। वही भाग लेते हैं जो चुनाव जीत कर जाते हैं, जो निर्वाचित होते हैं। इसी प्रकार राज्य विधानसभाओं में जो विधायक होते हैं यानी वो निर्वाचित होते हैं, तो वो भाग लेते हैं। विधान परिषद वाले मेंबर फिर यहाँ भाग नहीं लेते हैं। जैसे बिहार में विधान परिषद है तो वहां के मेंबर भाग नहीं लेंगे, विधान परिषद वाले सिर्फ विधानसभा के यानी एमएलए लोग ही भाग लेंगे। 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें हमारा दिल्ली और पुडुचेरी है, यहाँ पर विधानसभा है, तो यहाँ के विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर है वो भाग लेंगे। यानी पहला संसद के निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये होता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करती है? राज्य सरकार अपने यहाँ ग्राम पंचायतों का गठन करे, इसके लिए कौन सा आर्टिकल ऐसा प्रोविजन करता है? ये हमारा आर्टिकल कौन है? 32, 40, 48 या 51? तो आर्टिकल 40 क्या हो जाएगा? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में राज्य सरकारों को कह सकते दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन करें ताकि समाज के निचले तबके का डेवलपमेंट यहाँ पर हो सके। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग जान लेंगे। थोड़ा यहाँ पर भी नोट्स हमने डाल दिया है। संविधान के भाग 4 में हम लोगों ने पहले मूल अधिकार कहाँ देखा? भाग 3 में। अब हम लोग आ गए भाग 4 में। तो संविधान का जो भाग 4 है ना, भाग 4 में हमारा क्या है? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है वो आर्टिकल आपका 36 से लेकर 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक क्या है? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। इसी में जब आर्टिकल 40 पे आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में जब हम लोग आते हैं, वहां पर एक आर्टिकल है जिसमें राज्यों को निर्देश दिए गए अपने यहाँ आप ग्राम पंचायतों का गठन करें। ठीक है, और इसी के आलोक में सबसे पहले राजस्थान में बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर यहाँ पर पहली बार पंचायतों का गठन हुआ और देश में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को कह सकते भारतीय संविधान का उसको अंग बनाया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और इसके लिए आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और एक नया अनुसूची जोड़ा गया। आपका कौन सा? अनुसूची 9। और यहाँ पर ग्राम पंचायतों के बारे में आपको मिलता है वर्णन। और कह सकते हैं आपको अगर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया ये भी अगर पूछ दिया जाएगा, ये 1992 में दिया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी वो अब संविधान में उसे शामिल कर लिया गया संशोधन के माध्यम से। इसी में 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से नगरों को, है ना, नगरों में जो निकाय चुनाव होते हैं उसको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती और शांति के लिए खतरा बताया? आप जानते हैं अंग्रेज शासन काल में ईसाई मिशनरियां काफी आ गई थी और वो अपने यहाँ पे गतिविधियां चला रही थी। तो इसी गतिविधि के रिगार्डिंग
जो एक गवर्नर जनरल थे भारत के उसमें, उन्होंने क्या कहा कि ये जो करा रहे हैं आप लोग, ये आत्मघाती होगा, यानी इससे हानि किसको होगा? अंग्रेजों को ही हानि होगा, क्योंकि भारतीय जो तो धर्म के मामले में ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, धर्म के मामले में सेंसिटिव होते हैं। उसके धर्म में अगर ईसाई मिशनरी आके हस्तक्षेप करेगी, हो सकता है इतनी बड़ी आबादी अगर एक साथ आक्रोशित हो गई तो फिर हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। इसीलिए ये कदम आत्मघाती होगा और हमारे लिए खतरा होगा। ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था किसने? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये दिया था बेंटिंग ने। बेंटिंग ने इसलिए दिया क्योंकि बेंटिंग के काल में आप जानते हैं सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। तो इसके बाद जिस प्रकार से विरोध हुए है ना, उसको देखते हुए बेंटिंग का ये कथन था कि हम लोगों को चलो यहाँ पर राज करो यार, पैसा कमाओ, इन सब के मैटर पे हस्तक्षेप नहीं करने का, तो कि दूसरे का देश में हो, चुपचाप पैसा कमाने पे ध्यान दो। जिस प्रकार हम लोग अर्थव्यवस्था अपना मजबूत करेंगे इंग्लैंड का, हमारा मुख्य मकसद वही होना चाहिए। इन सब के सब घरेलू मैटर में मत पड़िए। और बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 में, ठगी प्रथा का अंत किया 1833 में, और नरबली प्रथा पर भी इन्होंने रोक लगाई। इसके कारण जो होता है जन आक्रोशित हुआ और यहाँ के लोग जो कह सकते हैं उद्वेलित हुए। राधाकांत देव जैसे लीडर यहाँ पर इन रूढ़िवादी लोगों के साथ लेकर चलते थे और अंग्रेजों का विरोध करते थे। तो इनको लगा कि नहीं, हमें यहाँ पैसा बनाने आए। अंग्रेज यहाँ क्या व्यापारी थे, पैसा बनाने आए थे। उनको लगा कि हमें पैसा कमाने से मतलब होना चाहिए, इनका जो भी व्यवस्था इसको रहने दीजिए, है ना। ईसाई मिशनरियां क्या कहती थी कि हम लोग श्रेष्ठ है, आपकी ये व्यवस्था गलत है, आप ईसाई बन जाइए, है ना, ईसाई बन जाइए, क्रिश्चियन बन जाइए। तो उनको इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आप लोग जो ये कर रहे हैं ना, ये आत्मघाती होगा। अचानक से जनता आक्रोशित होगी और इतनी बड़ी मास कर सकते पीपुल को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये उसका कथन था। आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसको हमने कर लिया है। अगला है भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जो यूनिवर्सिटीज थे उनके जांच के लिए कि वहां पर किस प्रकार की पढ़ाई लिखाई होती है, क्या व्यवस्था है, उनमें क्या सुधार किया जा सकता है, एक आयोग बनाया गया कब? 1902 में। तो उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आयोग जो बना था उस समय, अगर आपसे ये पूछा जाएगा गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन के काल में विश्वविद्यालय आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा रहा है। बैथ्यून, थॉमसन या हंटर या रेलिंग, कौन थे? तो थॉमस रेले थे। यहाँ आके रेलिंग आ गया है, तो थॉमस रेले उसका टाइटल नाम है, थॉमस रेले थे आयोग के अध्यक्ष। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रेले। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो चलिए इसके बाद थोड़ा डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं। 1901 में कर्जन ने क्या किया? भारत में उच्चतर शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। तो शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिमला प्रस्ताव की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। शिमला प्रस्ताव इसका फेल हो गया। शिमला प्रस्ताव का संबंध किससे था? विश्वविद्यालय में सुधार के लिए। तो बाद में जब फेल हो गया तो इन्होंने थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया, आयोग बनाया, और उसके आधार पर फिर विश्वविद्यालय अधिनियम बना। विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना? 1904 में। ये भी प्रश्न आएगा, है ना। अगर प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बना? 1902 में। किसकी अध्यक्षता में बना? तो थॉमस रेले की अध्यक्षता में बना। इसके बाद आयोग ने जो रिकमेंडेशन दिया, जिस प्रकार की इन्होंने कह सकते प्रपोजल डाला, जिस प्रकार के इन्होंने निष्कर्ष दिए, इसके बाद फिर यहाँ पर एक विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया। वो कब बना? 1904 में। विश्वविद्यालय अधिनियम किस आयोग के सिफारिश पर बना? तो थॉमस रेले के आयोग के सिफारिश पर बना। किसके कार्यकाल में बना? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बना। 2-3 प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं। अगला है दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? 1913, 1912, 1911 या 1910। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको जाना होगा 1911, क्योंकि दिल्ली दरबार का आयोजन इससे पहले लॉर्ड लिटन के काल में भी हुआ था, तो वो आपका ऑप्शन में नहीं है। दिल्ली दरबार 2 बार हुआ था, तो 1911 वाला आंसर सही होगा। ये तो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसके बाद थोड़ा डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं किसके स्वागत के लिए किया गया था। तो दिसंबर 1911 में जो ब्रिटेन के जो सम्राट थे, जिसका नाम था जॉर्ज पंचम का इंडिया आगमन हुआ, और उसी के स्वागत में दिल्ली दरबार, ना देखिए जैसे भी जनता दरबार या कुछ भी
अभी दरबार वगैरह लगता है। उसी प्रकार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में। क्यों? ब्रिटेन के सम्राट कौन आए थे? जॉर्ज पंचम, और उसकी रानी थी महारानी मेरी। इन्हीं के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण डिसीजन हुए। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। पब्लिक को खुश करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, देश में काफी ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना इसने बढ़ा दिया था। इसको कंट्रोल करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया दिल्ली दरबार में 1911 में। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना ये हुई, अब कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी की घोषणा की गई इसी दिल्ली दरबार में। तो भारत की राजधानी कलकत्ता पहले थी, और बाद में राजधानी क्या बनी? दिल्ली। तो दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में। 1911 में ये दिल्ली दरबार हुआ था, लेकिन राजधानी बनते बनते प्रोसेस होते होते 1912। तो दिल्ली राजधानी के रूप में शिफ्ट कब हो गई? 1912 में। इसलिए ममता बनर्जी कहती है नहीं, हम लोग ये अपना कलकत्ता को राजधानी बनवाएंगे। फिर से उसी व्यवस्था को अपनाना चाहती है। ये एक राजनीतिक एजेंडा है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि कलकत्ता भी हमारे देश की पहले राजधानी थी, बाद में दिल्ली बनी है ना। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया? ये अभी हमने आगे डिस्कशन करने के दौरान इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आपको अगर याद होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम सबसे पहली बार पंचायती राज आरंभ किया? वो कौन सा राज्य था? गुजरात, राजस्थान, बिहार या आंध्र प्रदेश? वो राज्य था आपका राजस्थान। 1959 में जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था आरंभ हो गई थी। तो चलिए इसके बाद थोड़ा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं और किस किस राज्यों में इसके बाद लागू किया गया। तो 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर क्यों? गांधी जी का जन्मदिन था। तो 2 अक्टूबर 1959 गांधी जी का जन्मदिन था, और इसीलिए क्योंकि गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे, इसीलिए उसके जन्मदिन के अवसर पर 1959 में जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई, और संपूर्ण राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद धीरे धीरे फिर आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ। 1960 में असम, तमिलनाडु में भी लागू हो गया, ऐसे ही कर्नाटक में। लेकिन ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, सबसे पहली बार कहाँ लागू हुआ था वो पूछा जाएगा। किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो नेहरू जी के शासनकाल में। कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। अगला है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? किस समिति के सिफारिश पर यह पूछा जा रहा है। मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान जब बना उस समय हमारे संविधान का अंग नहीं था। आपको पता होना चाहिए, हमारा संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसको बाद में संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। एक समिति बनी थी, किस समिति के सिफारिश पर ये लागू की गई? तो स्वर्ण सिंह समिति, संथानम समिति, शाह समिति या प्रशासनिक सुधार समिति। तो किसके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो वो समिति थी आपका स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, और ये श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से देश में हमारे संविधान में संशोधन किया गया और मौलिक कर्तव्यों को डाला गया, मोरल ड्यूटीज को डाला गया। तो चलिए इसको बता हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ से और भी एक्स्ट्रा जो प्रश्न बन सकते हैं ताकि आप कर पाए। तो चलिए यहाँ अभी हम लोग 10 प्रश्नों को सॉल्व कर, इसको 10 प्रश्न मत समझिए, 10 के साथ हम लोग 50 प्रश्नों को कर रहे हैं। डिस्कशन में 3 से 4 प्रश्न आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए 10 नहीं, इसको 50 प्रश्न आपको समझना है। संविधान में आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। अतः संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। उस नया भाग का नाम क्या है? उस नया भाग का नाम 4 क। भाग 4 में क्या हो रहा? मूल अधिकार। जो हमें अधिकार मिले हैं, तो आपको सिर्फ अधिकार से काम नहीं चलेगा, आपके कुछ दायित्व भी बनते हैं, आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। उसको जस्ट उसके बगल में एक नया पार्ट बनाकर, नया भाग बनाकर 4 के जगह 4 क को ऐड किया गया, और वहां पर हमारा आर्टिकल 51 क, जहां पे राज्य के नीति के निरीक्षक तत्व खत्म होते हैं, ठीक है। राज्य के नीति के निरीक्षक तत्व जहां खत्म होते हैं, तो उसका आर्टिकल लास्ट कितना था? 51। तो 51 क जोड़ा गया, 51 क जोड़ा गया,
और 10 मूल कर्तव्यों को वहां पर ऐड किया गया। कितने मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया? 10। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। वर्तमान में कितनी है? 11। तो चलिए, अगर यहां से क्या का प्रश्न बनेगा, मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां। किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया? आर्टिकल 51 क के तहत या 51 ए के तहत। किस भाग में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आपका 4 क में। कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 10। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11। और किस देश से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस देश के संविधान से ये प्रभावित है? वो हमारा यूएसएसआर, रूस। रूस में मौलिक कर्तव्य वहां के संविधान में था, तो उसी से प्रभावित होकर यहाँ पर ऐड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से है। ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? कीनिया, अटलांटिक महासागर, चिली और प्रशांत महासागर। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप अक्षांश और देशांतर रेखा समझते हैं। ग्लोब है और उस ग्लोब में 2 प्रकार की रेखाएं होती है। अक्षांश को एक बोलते हैं हम लोग, एक को क्या बोलते हैं? देशांतर। तो अक्षांश किसको बोलते हैं? आप यहाँ देख पा रहे होंगे चित्र में, ये है आपका अक्षांश। इस प्रकार की जो रेखाएं पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची गई है, ये सारी, ये क्या है? अक्षांश रेखा है। ये पृथ्वी पर आपको मिलने वाला नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। तो और ये जो सबसे बीच में है, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को 2 पार्ट में बांटती है ना, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। और ये वाला जो आपका उत्तर से दक्षिण खींचा गया है, ये उत्तर से दक्षिण है ना, उत्तर से दक्षिण खींचा गया है, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। और ये क्या हो गया? अक्षांश रेखा। तो बीच वाला जो है आपका ये क्या हो गया? भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। और ये जो बीच वाला है सबसे मिडिल में जो है, इसी को कहते हैं 0 डिग्री याम्योत्तर या फिर ग्रीनविच, क्योंकि इस जगह पे ग्रीनविच पड़ता है। इसी में एक जगह पड़ता है लंदन के बगल में, ग्रीनविच, इसी को बोलते हैं ग्रीनविच याम्योत्तर। ग्रीनविच याम्योत्तर इसी को बोलते हैं। तो आपका ग्रीनविच और इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा भी आपको नाम कहीं मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि ये देखिए ग्लोब पर ये इधर से खींची गई है और ये इधर से खींची गई, ये इधर से है, ये इधर से है, तो दोनों तो कहीं तो क्रॉस करेगा एक दूसरे को। तो वही पूछा जा रहा है किस जगह दोनों मिलता है, या फिर कहां पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो वो जगह का नाम आपसे ऑप्शन में पूछा जा रहा है। तो चलिए और एक इमेज में हम लोग देख लेते हैं, तो वो कहां पर प्रतिच्छेद करती है। और एक इमेज के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, वो कहां पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कहां पर एक दूसरे को काटती है। चलिए और एक इमेज मैं दिखाना चाह, शायद वो इमेज ऐड नहीं हुआ है, और एक इमेज था आप सभी के लिए। हालांकि आप समझ गए होंगे कि दोनों तो क्रॉस करेगा ही, क्योंकि जब एक आपका एक अगर आपका हॉरिजॉन्टल है, इस दिशा में है, और एक अगर ऐसे है, तो कहीं ना कहीं तो वो क्रॉस करेगी, है ना। तो विषुवत रेखा जो मिडिल वाली है और जो ग्रीनविच याम्योत्तर है, दोनों कहां पर कटता है, उस जगह का नाम पूछा जाए। कीनिया में, अटलांटिक महासागर में, चिली में या प्रशांत महासागर में। तो दोनों जो क्रॉस करता है ना, वो अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। कहां पर? अटलांटिक महासागर में दोनों का मिलन होता है, वहीं पर वो एक दूसरे को काटती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है 316201 मलाला। क्षुद्र ग्रह का अलग अलग नाम दिया जाता है, कुछ ग्रहों का नाम दे दिया जाता है, जो कह सकते उसका अध्ययन किया जाता है ना, कुछ नाम देकर अध्ययन किया जाता है ताकि उसे डिनोट करने में आसानी हो। तो क्षुद्र ग्रह 316201 मलाला किन 2 ग्रहों के बीच विकसित मुख्य बेल्ट में स्थित है? किन 2 ग्रहों के बीच ये स्थित है ये क्षुद्र ग्रह? तो आपको ये क्वेश्चन फंसाने के लिए डाल दिया गया है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह नाम दे दिया है, ये किन 2 ग्रहों के बीच है। आप याद रखें, कोई भी क्षुद्र ग्रह रहे, वह एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी नाम रहे, ठीक है, कुछ भी नाम रहे, जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं वो 2 ग्रहों के बीच है, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति कहां पर है? डी नंबर। तो मंगल और बृहस्पति ही आंसर होगा। यहां पर कोई भी नाम दे दे, नाम को नहीं पढ़ना है, सीधे आपको क्या पढ़ना है? क्षुद्र ग्रह। अगर पूछ दिया जाएगा क्षुद्र ग्रह, कोई भी क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है,
तो वो मंगल और बृहस्पति के जितने भी क्षुद्र ग्रह है ना, उसका एक बेल्ट बना हुआ है मंगल और बृहस्पति के बीच, वहीं पर वो पाया जाता है। आप इमेज से यहाँ पे देख लीजिए, ये सोलर सिस्टम हमारा, सोलर सिस्टम में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा सन है, ये हमारा सूरज है ना, ये हमारा सन है, सूरज है, ये सन है। इसके बाद सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमारा बुध है, इसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, और ये मंगल है, इसी को मार्स बोलते हैं, और ये हमारा बृहस्पति है, इसी को जुपिटर बोलते हैं। और यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक बेल्ट है ना, ये देख पा रहे होंगे, डॉट 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 दिया है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, यही क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है। ये किसके किसके बीच है, ये किसके बीच है, मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में। जितने भी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से, आंसर आपका डी हो गया। आंसर क्या हो गया आपका, डी नंबर, मंगल और बृहस्पति। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं विथ डिटेल डिस्कशन के साथ। और ऐसे ही लगातार यहाँ पर एसएसटी की क्लासेस चल रही है, और भी विषयों की अलग अलग विषयों की क्लासेस लगातार जारी है। और जिस प्रकार एग्जाम्स का भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, आने वाला 2 से 3 दिन के अंदर आपको एग्जाम डेट भी मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, जहां पे आपको एक एक यूनिट का 30 प्रश्न मिलेगा, है ना, एक एक यूनिट का 30 प्रश्न मिलेगा। और वीक में हम लोग ऐसा भी सेट बनाएंगे जहां पे आपको टोटल सभी विषयों का सेट हम देंगे, और उसको फिर आपको सॉल्व करना है, हमारे साथ लाइव में सॉल्व करना है, ताकि आपको ये पता चल सके कितना आप पानी में है, किस प्रकार की आपकी तैयारी है। और मैं बताते चलूं, मैं जो क्वेश्चन डाल रहा हूं ना, ये ट्रेडिशनल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी टेट के एग्जाम में, चाहे वो झारखंड टेट हो, या बिहार टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, किसी न किसी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आए हुए प्रश्न है, वो प्रश्न रिपीट होगा। आप देखिए सीजीएल में प्रश्न रिपीट हुआ ना, है ना, सेंट्रल एसएससी का पेपर सीजीएल में रिपीट किया गया, इसलिए यहाँ पर भी पेपर आपका रिपीट होगा। हो सकता है देखिएगा किसी राज्य के टेट के प्रश्न को यहाँ पर उठा के दे दिया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में करा दे रहा हूँ, और ये सारे प्रश्न किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है। तो आपको बिल्कुल गहराई से इन प्रश्नों को करना है। जो मैं डिटेल डिस्कशन कराता हूँ उस डिटेल्स को भी आपको अच्छे से समझना है, जो मैं डिटेल डिस्कशन कराता हूँ उस डिटेल को भी आपको अच्छे से समझना है, ताकि वहां से भी प्रश्न बने तो आप उसे कर सके। जितना भी मैं डिस्कशन भी कर रहा हूँ उसका भी लिमिट डाला हूँ, जहां से प्रश्न बनेगा उन्हीं चीजों को मैंने शामिल किया है, ठीक है। तो प्रश्न डायरेक्ट मिलेगा, वीडियो की जो आपको अगर रिकॉर्ड कान में जो गूंजेगी ना, वो एग्जाम में बहुत फायदेमंद रहेगी। चाहे वो एमसीक्यू वाला भी आपका आवाज गूंजे, चाहे डिटेल डिस्कशन है तो वो वाला आवाज गूंजे, आपको एग्जाम में बहुत ही मदद देने वाला है ये सेट। तो आप बिल्कुल गहराई से प्रैक्टिस सेट को बनाएं। एवरीडे आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, तो आप भी इसमें शामिल हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे शामिल हो। और यहाँ पर ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव तो नहीं है कि वो पास कर जाएगा तो मेरा सीट खा जाएगा, या तो सबका है 60% से मामला है, सभी टेट पास कर जाएंगे। यहाँ पर कॉपरेशन का भावना आप क्रिएट कर सकते हैं। आप पास कीजिए, दोस्त को भी पास कराइए, है ना, अपने भाई को पास कराइए, अपने बहन को पास कराइए, सब मिलजुल के पढ़िए। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है, आपके हर चुनौती का सामना करने के लिए हम आगे खड़े रहेंगे, और ऐसे ही क्लासेस लगातार चलती रहेगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि क्लासेस वीडियो अपलोड हो आप तक तुरंत नोटिस जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।